चैप्टर्स वीक है उसको पहले फोकस में डालो, ठीक है, उनको पहले खत्म कर लो, क्योंकि लास्ट का 2-3 दिन तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा टाइम है टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रॉपर्ली अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, सिलेबस का साइज देख के, कंटेंट देख के एंड टाइम देख कर, यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो पहले मैंने आप लोग को कंपैरेटिव्स एंड सीएफएस बोल दिया, आई होप कि कंपैरेटिव्स और सीएफएस में कोई ऐसा डाउट नहीं है, ठीक है, हो जाएगा मैनेज सब कुछ, कंपैरेटिव सीएफएस प्रॉपर्ली हो जाएगा। उसके बाद में जो चैप्टर अपने को हाईलाइटिंग पॉइंट रहता है हमेशा वो है एनपीओ, एनपीओ रिटायरमेंट, ये सब हल्का हल्का डिस्कस कर लेंगे, हो सके तो डिबेंचर्स डिस्कस कर लेंगे। अभी नेक्स्ट 1 आवर जो है टिल अराउंड 12:40 तक, ठीक है, सॉरी 1:40 तक, 1:40-1:45 तक अपन कुछ टॉपिक्स कर लेंगे, फिर 1 घंटा का आप लोग को हम सेल्फ स्टडी टाइम दे देगा आप लोग आराम से, उसमें आप लोग प्रैक्टिस वगैरह सम्स वगैरह डिस्कशन कुछ करना तो वो कर लेना, फिर अपन हल्का से वापस 1 घंटा करीब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे, फिर 1 दिन और मिलेंगे, मेरे हिसाब से काम हो जाएगा। तो उसके बाद हम 3 दिन का प्रोविजन रख के रखा है, आज कल परसों, ये 3 दिन का प्रोविजन रख के रखा है कि इन केस कोई डाउट्स रह गया, कुछ प्रैक्टिस के लिए रह गया, प्रैक्टिस यहाँ करना है तो आप लोग कर सको, बाकी घर पे प्रैक्टिस करना है, घर पे प्रैक्टिस करो, एब्सोल्युटली तुम्हारा कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम घर पे बैठ के करेगा। तो दैट इज व्हाई हम इस तरीके से डिवाइड कर देंगे अराउंड 6 डेज, तो 3 डेज विद मी, 3 डेज सेल्फ आप, ठीक है, बट डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, अपना टारगेट्स ले लेके खत्म करो चैप्टर को, और कोशिश करो कि एक सैंपल पेपर करने का कोशिश करो रेगुलरली, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर में कि आपको आएगा। मैं जो चैप्टर वाइज रिवाइज कर रहा था वो तो आराम से हो जाएगा आपका, बट कोशिश करो कि सैंपल पेपर एटलीस्ट एक कर लो, ठीक है। 6 दिन में 6 सैंपल पेपर, बहुत कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, क्या पता क्वेश्चंस कॉमन आ जाए, टाइप्स कॉमन आ जाए, उससे भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आ जाए ना तो बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि चलो ये टाइप तो किया हुआ ही है, बस नंबर्स ऊपर नीचे है बस, तो आपसे क्या होगा, आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज करो अच्छे से, ठीक है, और हर एक चीज के लिए रेडी रखो, इजी पेपर आया तो बहुत ही बढ़िया, तो टफ भी आया तो अपन रेडी है या नहीं, ठीक है, दोनों चीज के लिए रेडी रहो, आराम से 40 आएगा। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू अवॉइड इज सिली मिस्टेक्स ऑब्वियसली, बट ये बहुत इजी है बोलना, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो, सिर्फ आप क्रॉस चेक करो, दो चीज को ध्यान में रखना, जो कर रहे हो ऐसे नहीं कि हम एक बार कर लिया बाद में देखेगा, करने की कोशिश अभी करो, और टाइम को अडियर करना, टाइम को देखते देखते करना कि टाइम में ज्यादा नहीं लग रहा, बिकॉज टू थिंग्स इज बीइंग वरिंग फॉर मी, इज नॉट द कांसेप्ट, इट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ वरी, बिकॉज आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे कि आपका आराम से हो जाएगा, द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज जस्ट द टाइम मैनेजमेंट, जो आप टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है, और नंबर 2 है आपका सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना, किस तरीके से डबल चेकिंग करते रहो उसको, कभी डायरेक्टली ऐसे कर लिया तो कभी उल्टा सम में वहीं पे चेक कर लो कि हाँ ठीक है या नहीं सब कुछ, ठीक है, हर एक स्टेप को केयरफुली करेगा, जब पोस्टिंग कर ध्यान रखना कि 12,000 ऊपर लिखा तो 12,000 नीचे लिखा है या नहीं लिखा, इतना ध्यान दे देना खाली, आराम से सारा चीज आएगा, ठीक है। बाकी कंसेप्ट में कुछ दिक्कत है तो ये 2 दिन में वर्क कर लो पूरा कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। सीएफएस कंपैरेटिव सॉलिड है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आराम से सम हो जाएगा, एग्जाम के क्वेश्चंस देख लिया आप लोग ने आराम से, ठीक है, आज क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चंस टाइम देख के करना, सीएफएस कंपैरेटिव्स का जो मैंने आप लोगों ने कर लिया है उसके क्वेश्चंस को टाइम देख के देखना कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे 4-5 क्वेश्चंस आपने कंपैरेटिव सीएफएस का कर लिया, ठीक है, जो चैप्टर आपने कर लिया इसका ये मतलब नहीं आपने छोड़ दिया, इसलिए मैंने सैंपल पेपर आपको रोज करने के लिए बोला, ताकि क्या होता है जैसे आज आपने एनपीओ किया एग्जांपल, ठीक है, तो उससे फायदा क्या होगा कि लास्ट डे तक आपका एनपीओ रिवाइज हो रहा है बार बार, बिकॉज टिकिंग बनाते समय सेइंग कि हाँ ठीक है, तो दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करने का, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का, टाइम देखने का, और कोशिश करो कि ऐसे नहीं कि ओहो अच्छा 2,000 रुपए यहाँ कट करके कर दिया, नहीं, आंसर एक बार में नीट एंड क्लीन तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो तभी आएगा जब तक फोकस एकदम 100% रहेगा, इधर उधर कुछ मत देखना, अपना फोकस रखना पेपर के ऊपर पूरा, ठीक है, तब तो आएगा, एंड दिस इज अ परफेक्ट चांस फॉर योर रिडेम्पशन, मैं तो यही बोलूंगा हमेशा, ठीक है, तो अच्छा करना है, ठीक है, चलेगा बिल्कुल। एनपीओ से शुरू करता है, अगर थियरी वेरी कुछ नहीं पढ़ाने वाला, आपको आरएनपी अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इससे सब कुछ पता है, आई एम नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग, ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान देने वाला क्या चीज है कि आरएनपी अकाउंट जो होगा उसमें सारे कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन, चाहे पैसे किसी का भी हो, बड़े ट्रांजैक्शन हो छोटे ट्रांजैक्शन हो, मतलब रेवेन्यू ट्रांजैक्शन और कैपिटल ट्रांजैक्शन, दोनों ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन हो अगर उसमें पैसे आ रहे हैं, पैसे का मतलब हो गया बैंक भी इंक्लूड हो रहा है, कैश या फिर बैंक इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको आरएनपी अकाउंट में अपन डालेंगे। आईएनडी अकाउंट में कौन सा डालते हैं अपन, ठीक है, इट इज सिमिलर टू व्हाट पीएल अकाउंट, इसमें कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं आपके रेवेन्यू नेचर वाले, मतलब कि इसमें आपको अक्रूवल बेसिस यूज करना है, कैश बेसिस अक्रूवल, इसमें जो होना है वो आएगा, जो हो गया है वो आएगा, बात समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। और कैश वाले में क्या, आरएनपी में क्या सब कुछ आएगा, तो डिस्कस अपन नहीं करेंगे, अपन फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नंबर्स आपको याद है ना, इसमें डेफिसिट और सरप्लस आता है आपका इंस्टेड ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट, क्योंकि एनजीओ है, तो एनजीओ का काम क्या है आपका, सर्विस प्रोवाइड करना या फिर हेल्प करना। कैपिटल रिसिप्ट पर ध्यान रखना आपको, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट वर्ड आते ये कहाँ पे आएगा, आपका बैलेंस शीट में आएगा या आईएनडी में, अकाउंट में, आईएनडी का या बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा आपका, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया, लेगेसीज हो गया, स्पेसिफिक डोनेशंस हो गया, सेल ऑफ एनी एसेट्स हो गया, ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस जनरली एक बार मिलता है आपको, तो वो सीधा सीधी कहाँ पे आएगा आपका, बैलेंस शीट का किस तरफ आएगा, आपका लायबिलिटी साइड में आएगा, स्पेसिफिक आपके लिए क्या हो गया, आपको पैसे मिल गए। लेगेसीज का मतलब क्या होता है, सिमिलर टाइप का है,
लेगेसी जनरली इज ट्रीटेड इन द बैलेंस शीट। अगर स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन डाल दिया है तब बात अलग और मुद्दा अलग है आपका, ठीक है। स्पेसिफिक डोनेशंस तो आपको पता ही है, इसके ऊपर पूरा मुद्दा, इसके ऊपर पूरा चर्चा है, ठीक है। चर्चा क्या है आपका, किसका अलग अलग आपको क्या बनाना पड़ता है, फंड बनाना पड़ता है। पवेलियन फंड, कंस्ट्रक्शन वाला, बिल्डिंग वाला फंड याद है तो आप लोग को, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक आपको फंड बनाना पड़ेगा, वो फंड के हिसाब से कुछ भी पैसे उसमें आए, ठीक है। फंड मतलब अपने लैंग्वेज में क्या था, मटकी, एक मटकी बना दिया, मटकी में पैसे आए तो मटकी में ऐड कर दिया, मटकी से पैसे निकाले तो मटकी इफेक्ट हुआ ना, तो मटकी अकाउंट को सिर्फ आपको दिखना है, बाकी चीजों को, दुनिया को नहीं देखना आप लोग, ठीक है। उसके अलावा और क्या था आपका, वो बिल्डिंग वाला पार्ट में था, फिर डिस्कस कर लेंगे आराम से, ठीक है। फिर सेल ऑफ एनी एसेट, सेल ऑफ एन एसेट होने से क्या होता है बताओ मेरे को। एसेट जनरली कहाँ पे आता है आपका, बैलेंस शीट में आता है। अगर सेल हुआ तो भी एसेट जो है वही कम होगा, अगर कुछ प्रॉफिट हुआ तो उसका प्रॉफिट किधर जाएगा आपका, आईएनडी अकाउंट में जाएगा, और अगर लॉस हुआ तो किधर जाएगा आपका एक्सपेंडिचर। कभी कभी ध्यान रखना आपको, कितना वैल्यू इतना हो गया, 20,000 का एसेट था, 17,000 रुपया हो गया, तो व्हाट विल अंडरस्टैंड 3,000 का एसेट आपने क्या कर दिया, बेच दिया। अब प्रॉफिट में बेचा, उसका अगर लिखा हुआ है वहां पे मार्केट वैल्यू लिखा हुआ है, बाइंग प्राइस लिखा हुआ है, तब आप समझ लेना आपको प्रॉफिट या फिर लॉस के लिए आपको जज कर रहा है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में एसेट कुछ नहीं है, आपको पता ही होगा, ठीक है। आपको बस ध्यान रखना कि अक्रूवल इनकम जो है वो सब एडजस्टमेंट में आ जाएगा आपका, ठीक है। अभी के टाइम में यू आई फिलीप इज सो स्मार्ट कि आप लोग समझ जाओगे, ठीक है ना। ओके चलेगा बिल्कुल, यहाँ तक दिक्कत हो रहा है बिल्कुल, रेवेन्यू पेमेंट्स वाला, ठीक है। हम एग्जांपल नंबर 1 जो कि आरएनपी अकाउंट प्रिपरेशन वाला था वो डिस्कस नहीं कर रहा, बिकॉज स्पेसिफिकली एग्जाम में पूछता नहीं है आरएनपी अकाउंट बनाने के लिए, इंस्टेड आपको आरएनपी अकाउंट बनाने के लिए देता है, ठीक है। मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो आता है, 3 टाइप के क्वेश्चंस जो मेनली आपके देखे गए हैं एग्जाम्स में फॉर एनपीओ इन जनरल इज सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन, नंबर 2 है कभी कभी आउटस्टैंडिंग सैलरी या फिर कंज्यूमेबल्स वाला कैलकुलेशन, या फिर आपका आईएनडी और पीएस। अगर बड़ा क्वेश्चन देना है तो आईएनडी पीएस साथ में, और नहीं तो खाली आईएनडी अकाउंट बनाने के। तो इस टाइप का 4 टाइप के क्वेश्चन ज्यादा फोकस करना है अभी आप लोग को, और आपको देखना है कि ये 4 पार्ट को, 4 सेगमेंट्स को आपका कितना स्ट्रॉन्ग है। कोई भी सेगमेंट में दिक्कत हो रहा है उस पर वर्क करना है आपको, सिंपल, ठीक है। समझ में आया आपको। बैलेंस शीट आपको पता ही है क्या स्टेप का होता है, चलेगा ना। बैलेंस शीट का फॉर्मेट्स तो अभी डिस्कस नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बिल्डिंग वाला फंड में, अभी बिल्डिंग फंड डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, इसमें क्या है आपका, देखो कैपिटल फंड दिया हुआ है। कैपिटल फंड क्या हो गया, जनरल फंड हो गया आपका। पेविलियन फंड क्या होगा, स्पेसिफिक फंड, इधर आ जाएगा आपका लाइबिलिटी में। टूर्नामेंट फंड भी क्या हो गया, स्पेसिफिक फंड हो गया, ठीक है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हो उस पैसे का तो कहाँ जाएगा, वो एसेट में चला जाएगा आपका, बराबर ना। जो पैसे आपके पास में आए उसमें से कुछ पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया तो वो कहाँ चला जाएगा, एसेट में चला जाएगा। उससे कुछ रिटर्न कमाया, इंटरेस्ट वगैरह कमाया तो वो कहाँ चला जाएगा, आईएनडी अकाउंट में चला जाएगा आपका, बराबर। कहाँ जाएगा, पक्का आईएनडी में जाएगा। इंटरेस्ट जो कमाएगा फंड में ऐड होगा, क्योंकि क्या है, मटका का पार्ट है। ध्यान में रखना, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये तो हम लोग करते जनरली नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन तो इस तरीके से करते हैं अपन, बराबर। मतलब ध्यान रखना आप लोग को ये चीज को, ठीक है। मटका का पार्ट है तो मटके के अंदर ही रहेगा, ठीक है। फिर डोनेशन अगर आपको मिला टूर्नामेंट के लिए तो वो भी किधर ऐड होगा, टूर्नामेंट फंड के साथ में ऐड हो जाएगा आपका। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो तो मटका का ही पार्ट है तो मटका से ही माइनस हो जाएगा, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा। पवेलियन फंड जो है वो अगर आया है तो पवेलियन एक्सपेंसेस भी कहां से माइनस होगा, वो पवेलियन वाला मटका से। ये रहा पवेलियन फंड का मटका, दिख रहा है आप लोगों को, इसमें कुछ आएगा तो भी ऐड हो जाएगा, कुछ जाएगा तो भी माइनस हो जाएगा, बराबर। इंटरेस्ट मिला पवेलियन फंड से, कहां जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा आपका, बराबर। और डोनेशंस मिला अगर पवेलियन के तो वापस वो मटका वाला पार्ट है तो मटका का पार्ट ही रह जाएगा, चलेगा बिल्कुल। तो मटका का जो भी आया, मटका से जो निकला, मटका में जो ऐड हुआ, और मटका अगर जनरल इंटरेस्ट होता तो कहाँ आता, जनरल इंटरेस्ट तो आईएनडी अकाउंट में चला जाएगा आपका, चलेगा बिल्कुल। यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ इश्यूज, ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्या देखो, ये वाला पार्ट बिल्डिंग फंड एक नया आ गया आपका 10 लाख रुपए का, याद है आपको बिल्डिंग फंड वाला में क्या होता है। अब बिल्डिंग फंड में प्रॉब्लम क्या होता है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट भी बनता है, देखो यहाँ पे कहीं होगा बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन होगा, ये देखो ये रहा, ठीक है। इसको अपन प्यार से WIP भी बोल सकते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। मतलब कि बिल्डिंग अभी तक बना नहीं है, बट बिल्डिंग बनाने इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो एसेट नहीं है अपने लिए, तो उसको अपन कहाँ डालेंगे, एसेट वाला साइड में डाल देंगे अपन, बिल्डिंग फंड वाला, सॉरी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग को, ठीक है। क्योंकि बिल्डिंग ऐसा एक स्ट्रक्चर बोल के तो है नहीं, एक स्ट्रक्चर है बट उसमें बहुत सारे सामान लगते हैं आपके, मिट्टी लगता है, बालू लगता है, सब कुछ लगता है। और कभी कभी जरूरी नहीं है कि वो जो खर्चा अपन कर रहा है वो अपन स्पेसिफिकली मटका से करें। जनरली क्या होता है, सब जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं, छोटे छोटे, मतलब ये बड़े खर्चे छोटे छोटे रूप में होते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पैसों को एक बार के लिए हम लोग नॉर्मली निकाल लेते हैं अपना, और फिर बाद में लास्ट में क्या बोलते हैं कि इसको जब पूरा हिसाब जब कर लेंगे प्रॉपर्ली तो उसमें डाल देंगे। तो बिल्डिंग वाले केस में बाकी फंड तो वैसे ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्डिंग वाले केस में क्या कर रहा है आपको, जो 2.5 लाख रुपए आपका खर्चा हुआ ना, उसको क्या करेगा अपन, क्योंकि
उसमें तो बहुत कुछ चीज लगता है ना, सब मिट्टी हो गया, बालू हो गया, बहुत कुछ चीज लगता है। तो उसको क्या करेगा अपन, उस पैसा को जो अपन पहले मिट्टी बालू कैसे खरीदा, अपन नॉर्मल तरीके से खरीदा, अब नॉर्मल तरीके से अगर खरीदेगा तो आईएनडी का बैलेंस बढ़ गया है कम हो गया, कम हो गया ना, आईएनडी का बैलेंस कम हो गया, मतलब कि प्रॉफिट होना चाहिए 10 लाख रुपया, बट ये मिट्टी बालू के चक्कर में 8 लाख का प्रॉफिट हो गया आपका, तो लॉस तो हो गया ना। बट ये एक्चुअली में क्या आईएनडी में डालना चाहिए था आपको खर्चे को, या आपको बिल्डिंग के साथ में लगाना चाहिए था, आपको बिल्डिंग के साथ में। तो आपने क्या किया, आपने कैलकुलेशन को ईज ऑफ करने के लिए क्या कर दिया, क्या कर दिया आपने, जो बिल्डिंग फंड का स्पेसिफिक खर्चा से करना चाहिए था उसको कहां से कर दिया आपने, कैपिटल फंड से माइनस कर दिया। उसके चक्कर में कैपिटल फंड जो अभी प्रॉफिट दिखा रहा है आपको, वो गलत दिखा रहा है आपको, तो उस गलत को कैसे सही करेगा अपन, कैपिटल फंड वाला पार्ट को यहां से माइनस कर देंगे अपन, ठीक है, और उसको कहां ऐड कर देंगे अपन, कैपिटल फंड का पार्ट बना लेंगे। इसमें डाउट है तो बताओ हमको, ठीक है, ये एडजस्टमेंट पता है ना आप लोग को, ठीक है, 2-3 ही एडजस्टमेंट है, कुछ है ही नहीं इसमें, उसमें से एक एडजस्टमेंट ही है आपका बिल्डिंग फंड वाला। तो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है वो बन जाएगा एसेट कॉलम में, क्योंकि वो खर्चा करते वक्त आपको पता नहीं था कि कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है, तो आप उसको जनरल खर्चा मान लिया। जनरल खर्चा विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ व्हाट, कैपिटल फंड। तो उस कैपिटल फंड को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कैपिटल फंड को ऐड करना पड़ेगा, और उतना ही पोर्शन कहां से माइनस हो जाएगा आपका, बिल्डिंग फंड से। लॉजिकली समझ में आ रहा है आपको बात, ठीक है। आपने अलग मटकी से डाल देता तो मटकी से आपको ऐड लेस करना पड़ेगा ताकि मटकी जो है बैलेंस हो जाए, चलेगा। और जनरल इंटरेस्ट रिसीव अगर होगा तो वो कहां जाएगा आपका, आईएनडी अकाउंट, ठीक है, चलेगा, बिल्कुल यहां तक क्लियर है। ओके यस, अगर सोचो बाई चांस सेकेंड एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट समझ में आ गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वाला पार्ट, ठीक है, लोग पढ़ रहे हैं, ऊपर वाला करो, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि एक तो नॉर्मल एडजस्टमेंट हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वाला। सेकंड रूट तो देखा हम लोगों ने, क्या देखा कि जो स्पेसिफिक फंड है उसमें जो भी पैसे आए उस फंड में एडजस्ट होंगे और उसी फंड से लिख लेंगे, ठीक है। तीसरा टाइप का एग्जांपल सुनिए, अगर बाय चांस आईएनडी अकाउंट में डेफिसिट आ गया, अगर स्पेसिफिकली डेफिसिट आ गया आपका, ठीक है, पहला चीज। दूसरा बात सोचो क्या हुआ, ठीक है, डेफिसिट को एक बार के लिए डेफर कर देते हैं हम लोग, डिस्कस करते हैं नॉर्मली। डेफिसिट आ गया तो ठीक है, उसको अपन नॉर्मली एडजस्ट कर देंगे और कैपिटल फंड से एडजस्ट कर देंगे, तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। इट इज सिंपली लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर लॉस हो जाता है तो क्या करता है अपन, कैपिटल फंड से क्या कर देता है, उसको माइनस कर देता है अपन। नेट प्रॉफिट तो रहता नहीं है ना, उसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कैपिटल फंड जो भी है उससे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, या फिर उसको कूड़ा दिखा देंगे। कूड़ा कहाँ दिखाया था, याद है किसी, कूड़ा पार्टनरशिप में, याद है ना, बैलेंस शीट साइड में दिखाया हुआ था, सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, याद है। तो वो क्या अल्टीमेटली वही तो किया है। आपने क्या बोला कि कभी कभी होता है ना हेडेक, कि आपको 1 महीना बाद में पेमेंट करना है किसी को, 2 तरीका पेमेंट करना है, या तो हाथों हाथ आज ही पेमेंट कर दिया, वो माइनस कर दिया, या फिर उसको बोला रखो ना 1 महीना तो है ना अभी, तो अल्टीमेटली तो वो करना ही है खर्चा। तो वो अपने लिए कहता है कूड़ा। कूड़ा को अपन पार्टनरशिप के केस में क्या करता था, बिकॉज अपने को सब कुछ याद करना है, तो कूड़ा को क्या करता था अपन, जो भी पीएल सस्पेंस था उसको क्या करता था अपन, ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस खर्चा को क्या करेगा, कौन भुगतेगा, पार्टनर जो है अपना अपना अकाउंट में भुगत लेगा, याद है ना। तो जब भी बैलेंस शीट देखो, पहला चीज जरूरी क्या है, पार्टनरशिप का केस में हल्का सा एनजीओ से डेफर कर रहा हूं बट दिमाग में जरूरी है, जब भी पार्टनरशिप देखो तो रिजर्व्स देखने का, रिजर्व्स देखने की, रिजर्व्स क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, उसका पूंजी बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड में जाएगा आपका, और वही अगर खर्चा है तो वो क्या होगा, डेबिट साइड में हो जाएगा। तो पहले देखने का, कोई रिजर्व रिजर्व है तो उसको हाथों हाथ एडजस्ट कर देने का, नहीं तो भूल जाएगा, बोलेगा वो हो फिर तो भूल गया। बट इसमें एक एक्सेप्शन तो याद है, एक्सेप्शन तो नहीं, एक आपको ध्यान में रखना है, डिसोल्यूशन वाला केस में, याद है ना, डिसोल्यूशन वाला केस में क्या करना है आपको, हर रिजर्व ट्रांसफर नहीं होता, याद है आप लोगों को, स्पेसिफिक रिजर्व कहां चला जाएगा, वो तो डिसोल्यूशन, वो तो क्या चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा आपका, ठीक है, वेरी गुड, हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वेरी गुड। और जो जनरल रिजर्व होता है आपका, वो क्या होगा आपका, पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा, ठीक है, ध्यान में है। तो ऐसे क्या रहता है, अलर्ट रहता है कि हाँ ठीक है वो दिमाग में है, बिकॉज पेपर में तो अलग अलग तरीके से पूछेगा, वेरी गुड, ठीक है, समझ में आया। अब मुद्दा यह है कि 1 लाख का फंड है आपके पास में, कितना रुपए का फंड है, 1 लाख का फंड है, बट खर्चा आ गया 1,20,000 रुपए का, पॉसिबल है, कोई भी फंड है, नॉर्मल फंड, टूर्नामेंट फंड मान लो, टूर्नामेंट फंड का कितना रुपए का बैलेंस है तुम्हारे पास में, 1 लाख का बैलेंस है, और तुम्हारा खर्चा कितना है, 1,20,000 रुपए का खर्चा है, ठीक है, 120 का तुम्हारा खर्चा है, दैट मींस अभी भी तुम्हारा फंड में शॉर्टेज कितना है, 20,000 रुपए। इसमें मैंने क्लासिकल एग्जांपल अपना शादी वाला बताया था, एक शादी फंड बोल के बनाया मैंने अकाउंट, ठीक है, उस शादी फंड में क्या होता है, जो लग रहा है रुपया उसको अपन शादी फंड से एडजस्ट किया, ठीक है, बट अगर शादी फंड शॉर्ट हो गया
पैसे कम हो गए तो अपन क्या करता है, नॉर्मल जो अलग से सेविंग्स किया हुआ है उससे क्या करता है अपन, निकालता है और पेमेंट करता है। ऐसे थोड़ा ना फंड को ऐसे छोड़ देगा, शॉर्ट में छोड़ देगा, उसको बोल देगा भैया पैसा नहीं है मेरे पास में, मेरा शादी फंड शॉर्ट पड़ गया, ऐसे बोले क्या? ये क्या बोलेंगे, जो नॉर्मल जो अपना दूसरा गड्डी है उसमें से रुपया निकालेंगे, दूसरा मटकी से रुपया निकालेंगे और इस वाले मटकी में फिलअप कर देंगे ताकि बैलेंस हो जाए। तो अपना दूसरा वाला मटकी कौन सा था जिससे अपन बैलेंस को फिलअप कर सकते हैं? नॉर्मल अकाउंट कौन सा होगा, बैलेंस शीट में डील करते हैं अपन, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड तो जनरल मटकी है, वो जनरल फंड, उस जनरल मटकी से रुपया निकालेंगे और जो भी इस मटकी में शॉर्टेज है उसको क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। बात समझ में आया आपको? बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तो देखो, यहाँ पे 50,000 रुपया था टोटल। टूर्नामेंट फंड कितना था देखो तो के लिए, टोटल टूर्नामेंट फंड कितना था 50,000 रुपए का। डोनेशन कितना मिला आपको, 15,000 रुपए का। ठीक है, एक्सपेंसेस कितना देखो तो के लिए 82। समझ रहे हैं, फंड में कितना रुपया आपके पास में और पेमेंट कितना करना है, तो शॉर्ट कितना हो रहा है अपन, 17,000 रुपया। 17,000 रुपए का अपन ने कहां से खर्चा किया, बात समझ में आ रहा है आपको? खर्चा मान लिया उसको अपन ने, खर्चा मान लिया। अल्टीमेटली तो क्या होगा, तुमने अगर यहाँ पे खर्चा मान लिया इसको तो ऑटोमेटिकली तो वो कैपिटल फंड में अफेक्ट हो ही गया ना। वी विल जस्ट चेक ना कि कुछ आईएनडी में और थोड़ी ना कोई रुपया मिलना है, नेट में तो अपन एडवांस करते हैं ना लेस, बराबर समझ में है ना। आईएनडी का जो नेट बैलेंस होता है उसको अपन एडजस्ट किससे करता है, कैपिटल फंड से। मेक सेंस, कैपिटल फंड से करता है बराबर। तो अपन एक बार के लिए क्या मानेगा, उसको जो एक्स्ट्रा डेफिसिट आया उसको क्या करेगा अपन, खर्चा मान लेगा, उस खर्चा में उसको डाल लेगा। बात समझ में आया क्या या नहीं समझ में आया, बताने का निष्का पक्का समझ में आया? ठीक है, तुम लोगों को तो क्लियर होना चाहिए वाला पार्ट मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी तुम लोग जो किया हुआ नहीं है ना ये वाला पार्ट मेरे से, इसलिए पूछ लो, चलेगा ना? पक्का समझ में, 2-3 दिमाग में चीज रखो। जैसे अभी पूरा समरी क्या है अपना, अपना पूरा समरी क्या है, स्पेसिफिक फंड तो स्पेसिफिक एडजस्टमेंट, उस मटकी में डील करा तो उस मटकी से ही एडजस्टमेंट्स होगा, दूसरा कोई मटकी में जाना नहीं है। प्रोवाइडेड कोई जनरल इंटरेस्ट वगैरह है तो वो कहाँ जाएगा आपका, आईएनडी अकाउंट में। कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट, बिल्डिंग अंडर, ये चाहे पवेलियन हो चाहे बिल्डिंग हो, अंडर कंस्ट्रक्शन वर्ड जहां पे आएगा उधर एसेट में जाएगा। और उस फंड को क्योंकि अपन ने उसको जनरल फंड से माइनस कर दिया था तो वहां जनरल फंड में क्या होगा, ऐड, और इधर वाला इससे तो क्या होगा, सूरी, इधर से क्या होगा माइनस। और अगर किसी पवेलियन फंड में या किसी भी फंड में शॉर्टेज आ गया तो उसको अपन कॉम्पेंसेट किससे करेंगे, कैपिटल फंड से। मेक सेंस? ठीक है, अगर आपके दिमाग में आता भैया हमको आईएनडी में नहीं दिखाना है, इधर से माइनस कर लो 17,000 रुपया, और इधर शॉर्टेज कितना का होगा तुम्हारा 1,500 रुपया, मतलब इसमें तो वो इतना का मिल रहा है ना 1,500, नेट गेन कितना का हुआ 1,500 रुपए का। करेक्ट ट्रीटमेंट इज दिस, बड़ेगा लॉजिकली समझना है आपको। तो नेट में कितना शॉर्टेज था अपने पास, 15,500 रुपया। 17,000 रुपया अपन कहां से एडजस्ट कर रहा है, कैपिटल फंड से। ठीक है ना, सोचो कैपिटल फंड है, देखो ऐसा लिखा हुआ कैपिटल फंड है आपका, ठीक है कैपिटल फंड है आपका, उसमें से सोचो 1 लाख रुपया कैपिटल फंड है आपका। ठीक है, 17,000 का शॉर्टेज हो गया तो मैं माइनस कर दूंगा शॉर्टेज इन पवेलियन फंड, कितना 1,000 रुपया, 17,000 रुपया। और जो अगर सरप्लस होता है तो क्या करता है अपन, 1,500 रुपए का सरप्लस है ना, क्योंकि इंटरेस्ट था 1,500 रुपए का। यहाँ पे अगर क्वेश्चन को एक बार देखो तो इंटरेस्ट लिखा हुआ है ना, फ्रॉम जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कितना रुपया 1,500, तो ये कहता जाएगा सरप्लस है अपने लिए। तो नेट में कितना हो रहा है एक बार के लिए, नॉर्मल फंड, नॉर्मल जनरल, जनरल फंड मतलब कैपिटल फंड नॉर्मली, ठीक है जनरल फंड है। तो ये नेट अगर इसको एक बार भूल जाओ तो नेट में कितना रुपया हो रहा है, नेट में कितना एडजस्टमेंट कर रहा है अपन, 15,500 शॉर्ट होगा ना, नेगेटिव है ना, नेगेटिव 15,500, ये क्या होगा अल्टीमेटली। ठीक है, ये देखो, ठीक है समझ में आया निष्का, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? ये रहा डेफिसिट, डेफिसिट को अपन ट्रांसफर कर देंगे इधर में। मैंने आपको ये दिखाया 2 तरीके से करा है, या तो आप आईएनडी बना के बनाओगे तो सिंपल ही है, उस लॉस को अपन डाल देगा, जो इनकम आना होगा आईएनडी में उसको ऐड कर देगा और आंसर निकाल देगा। बट इन केस अगर आप उसको डायरेक्टली बैलेंस शीट में अफेक्ट करा रहे हो तो कैसे करोगे आप लोग, 17,000 रुपए तो क्या करोगे आप, उसको माइनस कर दोगे क्योंकि वो फंड शॉर्टेज हो गया आपका, और 1,500 रुपए ऐड क्यों कर दोगे कैपिटल फंड में, क्योंकि वो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस शीट के ऑब्जेक्टिव की तरफ से आपका, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट याद करो, ये वाला डायग्राम में देख लेते हैं लिए फटाफट। ठीक है, इस डायग्राम से तीनों चीज क्लियर हो जाएगा आपका। क्लास 11, क्लास 12, क्लास बीकॉम, अपने डिस्कशन के लिए कौन सा है, क्लास 12 वाला पार्ट। हमें क्लास 12 के हिसाब से सोचना है। कुछ बच्चा है क्लास 11 में, देखो यहाँ लिखेगा सब्सक्रिप्शन में अच्छे एडजस्टमेंट्स आते हैं, ठीक है, पुराना पैसा इंक्लूड होता है, याद है ना आपको, माइनस करने वाला पार्ट, एट दी एंड कोई डेटा दे देता है वो लोग,
तो कभी कभी माइनस नहीं करता है। जैसे कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो डिस्कस करनी जरूरी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्लास 12 के हिसाब से अपने हमें सोचना है। क्लास 11 में कुछ बच्चा था, ठीक है, क्लास 11 में कुछ बच्चा था, क्लास 11 का बच्चा लोग जो था, पिछले साल का बच्चा लोग, हमको फीस नहीं दिया, ठीक है, तो वो क्या रह जाएगा, आउटस्टैंडिंग एट दी करेंट ईयर के हिसाब से सोचना है आपको, पिछले साल के हिसाब से सोचना नहीं है। पिछले साल अगर मेरा 5,000 रुपया बाकी रह गया तो करंट ईयर का क्या हो गया, शुरू का कितना, मेरे को कितना इसका हेडेक है, 3,000 रुपया मिलना है हमको अभी भी, है ना। पिछले साल का पैसा या पिछला चीज का पैसा अपने को अभी भी ड्यू है, तो वो करंट ईयर का स्टार्टिंग में ड्यू रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। पिछले साल का पैसा क्या है, ड्यू है। जैसे 2,000 रुपया दिख रहा है आपको यहाँ पे, वो 2,000 रुपया पिछले साल मुझे मिलना था, ये 2,000 रुपया पिछले साल मुझे मिलना था, और ये पैसे जो है वो क्या रह गए, ड्यू रह गए, ठीक है। पैसे क्या रह गए, ड्यू रह गए आपके, ठीक है। तो पिछले साल का पैसा अगर ड्यू रह गया तो करंट ईयर में मैं शुरू में क्या बोलूंगा, यार शुरुआत में कितना पैसा बाकी है मेरा पिछले साल का, 2 या 3,000 रुपया जो भी है, बात समझ में। दिस इज व्हाट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। बाकी है किसका, शुरुआती का, बिकॉज शुरुआत आया क्यों, क्योंकि 11वीं का था, बराबर। तो सही बोला या नहीं बोला, ठीक है। और अगर करंट ईयर में फिर सोचो कुछ फीस लेना था हमको क्लास 12 का और वो मिला नहीं, तो ये क्या बोलेंगे अपन, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड। शुरुआत में पिछले साल से जो पैसे मेरे पास बाकी रह गए वो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। करंट ईयर में भी कुछ पैसे बाकी रह गए तो वो कितना रह जाएगा आपका, बराबर। सही बात है या नहीं, ठीक है। और ध्यान रखो, मैं हल्का से यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन करूँ क्या, अगर सबका क्लियर है तो कॉन्सेप्ट हल्का सा। पिछले साल का पैसा दे दिया आपको, पिछले साल 5,000 रुपया बाकी था, कितना रुपया, 5,000 रुपया बाकी था पिछले साल, ठीक है। करंट ईयर में कुछ कुछ था, कुछ कुछ आपने बाकी में रुपया दिया, शुरू में कितना रुपया था, 5,000 रुपया बाकी था। करंट ईयर में भी कुछ बाकी दोगे आप, आपको निकालना एंड का, एंड का आउटस्टैंडिंग कितना है, तो कैसे निकालोगे, शुरुआत का बाकी प्लस अभी का बाकी, दोनों को मिलाओगे क्या मिल जाएगा, एंड का बाकी। ये एंड का बाकी कब का है, करंट ईयर का। मुद्दा किसका डिस्कशन कर रहा है अपन, क्लास 12 करंट ईयर का। दिक्कत इशू हो रहा है क्या, पक्की बात, ठीक है। हम एक्सपेक्टिंग कि आपको आता है कुछ पार्ट्स, ठीक है, अपना बेसिक्स क्लियर है आपका, तभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा आपको, ठीक है। चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है। सिमिलरली हो गया आउटस्टैंडिंग्स, वही अगर मेरे को एडवांस देखना है तो पिछले साल करंट ईयर के लिए एडवांस दे दिया, पिछले साल क्लास 11 में बोल दिया भैया आपके लिए क्लास 12 का ये लो एडवांस, तो वो क्या हो गया, एडवांस एट द बिगिनिंग, शुरुआत में ही पैसा मिल गया खुशी खुशी। और क्या हुआ, 12th में आपको बीकॉम का एडवांस दे दिया, तो ये क्या हो गया, एडवांस एट दी एंड। खुद अपने सोचो के लिए छोड़ दो कि वो ऐड लेस करना पड़ता है, खुद सोचो ना, अभी के करंट पैसे कौन से हैं, जो पैसे मिल गए आपको करंट ईयर में, बट वो जितने मिले हैं उसको अपन आईएनडी में नहीं डाल सकते। जो पैसे सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में आपको पूरे साल मिले हैं उसको अपन करंट ईयर का आईएनडी में नहीं डाल सकते, क्यों, क्योंकि उसमें अक्रूवल बेसिस से कैलकुलेशन होता है, रिसिप्ट बेसिस में नहीं होता है। तो जो भी पैसा करंट ईयर का, करंट ईयर मतलब क्लास 12 का है, उसको रिकॉर्ड करेंगे तो कौन से पैसे जो पूरे साल में मिल गए वो तो ठीक है, अब उसमें से ऐड कौन सा करेंगे, जो कि एक बार बताओ, पूरे साल का जो बाकी था वो 12th का एंड में जाके जो मेरा आउटस्टैंडिंग था वो, तो आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, जो भी मेरा बच गया रुपया मिलना, पूरा हिसाब कर लिया, लास्ट में जाके इतना बाकी है, तो ये कितना साल का है, पूरे साल का ही है, तो पूरे साल का बाकी यानी कि आउटस्टैंडिंग एट दी एंड को क्या कर दिया अपन ने, ऐड कर दिया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग तो कोई मतलब था क्या, तो पिछले साल का बाकी था, करंट ईयर में कोई मतलब है कि आपको ऐसा, ठीक है तो है, बट हिसाब करते वक्त कहाँ का है वो, पिछले साल का है, तो उसको क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। आज समझो ना कब का है ये, जब अगर कोई पुराना साल का पैसा आपको इस साल मिला तो उसको नॉर्मली भी अपन क्या करता है, माइनस करता है, क्योंकि आईएनडी अपन कब के लिए बना रहा है, करंट ईयर के लिए बना रहा है, तो अपन को मतलब किससे है, करंट ईयर से है, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो होगा उसको तो अपना करंट ईयर का है तो उसको ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को क्या करेंगे अपन, माइनस कर देंगे। सही बोला क्या, ठीक है। एडवांस जो है, एडवांस पिछले साल ही अभी का साल का मिल गया, पिछले साल ही अभी का मिल गया, तो मैं अभी खुश होगा या नहीं होगा, उसको ऐड करेगा या नहीं करेगा, यस, तो एडवांस एट द बिगिनिंग क्या करेगा, ऐड कर देगा, और नेक्स्ट ईयर का आज दे दिया, मतलब है कि अपने को ना, उसको क्या करेगा, माइनस कर देंगे। ये देखिए
वही किया आपने। दिक्कत हो रहा है क्या? इजी। ठीक है, उस समय क्या मिल जाए, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। ये भी एक तरीका निकालने का, सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया आपने प्लस आउटस्टैंडिंग ड्यू फॉर द करंट ईयर, रिसीव्ड क्या होगा इन एडवांस फॉर द एट द बिगिनिंग। वही सिंपल सा बात है, पूरे साल में कितना ड्यू था और शुरुआत में कितना एडवांस मिल गया था, उनको ऐड कर दो। मतलब बेसिकली क्या है, इसको थोड़ा छोटा कर देगा ना अगर पहले वाला को, तो सेकंड वाला मिलेगा। और सबसे इजी तो यही है, जितना नंबर ऑफ मेंबर्स है इनटू फीस कितना मिलना है पर मेंबर, उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो अपन क्या मिलेगा अपने को, सब्सक्रिप्शन इनकम मिल जाएगा। चलेगा बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल पक्का 100%? ओके, मैं काम करता हूँ, ये सब डिस्कशन करके फायदा नहीं। ये वाला क्वेश्चन याद है आप लोग को? इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय किंग क्लब दिल्ली, पूरे साल में 4,09,000 रुपए का मेरे को सब्सक्रिप्शन मिला। उसमें से 5,000 रुपए कब का था, पिछले साल का था, है ना? 5,000 रुपए कब का था, पिछले साल का था। और 10,000 रुपए कब का मिला, नेक्स्ट ईयर के हिसाब से मिला मेरे को, है ना? तो ये कौन सा 10,000 रुपए क्या हो गया, एडवांस एट दी एंड। एडवांस एट दी एंड, एडवांस एट दी एंड को अपन जनरली क्या करता है, माइनस, क्योंकि अपने को मतलब नहीं है। ये इंक्लूडिंग 5,000 रुपए कब का था, ये पिछले साल का। तो ये कौन सा हो गया, फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए मान लेते, क्योंकि क्या है उसमें से बोला है कि 5,000 रुपया है। एक बार के लिए फिलहाल के लिए क्या मानेंगे अपन कि ये पिछले साल का बाकी कुछ तो है। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग का पार्ट है। कितना रुपया, 5,000 रुपया। और 10,000 रुपया क्या है, एडवांस एट द एंड। तो ये तो अपने को पता ही है माइनस, क्योंकि डायरेक्ट फिगर दे दिया यहाँ पे। एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड कितना है आपका, पूरे साल का आउटस्टैंडिंग कितना है आपका, 15,000 रुपए। ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड। इसको अपन क्या करता है, 15,000 रुपए का बाकी है। बाकी है क्या, पूरे साल में बोल रहा है, सुनो सुनो, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड होगा या क्या होगा, ये पक्की बात? मैं तो बोलूंगा नहीं है। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन पढ़ो आप क्या लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर पूछा है, पूरे साल का कितना बाकी मिला। याद करो, मैंने बोला था ना एंड निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, शुरुआत में कितना बाकी और पूरे साल कितना बाकी, दोनों को जोड़ेगा तो पूरा टोटल बाकी मिलेगा एट द एंड। इसमें क्या लिखा हुआ, फॉर द ईयर। ठीक है, कितना रुपया, 15,000 रुपया। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, सॉरी, पूरे साल में कितना बाकी, 15,000 रुपया बाकी। ठीक है, मैं वो चार्ट से भी आपको समझा सकता हूँ आराम से, पर एक बार के लिए कोशिश करते हैं। तो चार्ट तो है ही, कुछ समझने चार्ट तो बनाने का, कोई दिक्कत का बात नहीं है, पर अगर इससे समझ में आ जाए तो बढ़िया है। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर वाज व्हाट, 8,000 रुपया। ड्यू है बट रिसीव नहीं हुआ, पिछले साल का। ड्यू है बट रिसीव नहीं हुआ, पिछले साल का। ये अलग वर्ड है। बात है कि आउटस्टैंडिंग वाला वर्ड को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड मतलब क्या, पिछले साल का बाकी। पिछले साल का बाकी कितना है, मतलब आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, बराबर। पिछले साल का बाकी मतलब करंट ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग में आ जाएगा ना। तो वो कितना रुपया है, 8,000 रुपया। मतलब पिछले साल पूरा साल में कितना बाकी था आपका, 8,000 रुपया। ध्यान रखिएगा, 8,000 रुपया पिछला साल का बाकी था। उसमें से 5,000 रुपया क्या हुआ, मिल गया आपको, ऊपर लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग जो 5,000 रुपया अपन मार्क किया था, उसमें रिसीव कर लिया अपन ने। ठीक है, अब प्रॉपर लाइन आ रहा ना इसमें, 8,000 रुपया पिछले साल का बाकी था, उसमें से 5,000 रुपया अपने को मिल गया। मतलब अभी भी कितना बाकी है, 3,000 रुपया अभी भी बाकी है। पिछला साल बाकी था 8,000 रुपया। करंट ईयर में आके वो इंसान बढ़िया आदमी हो गया, वो बोला भैया 5,000 रुपया तो आप रख लो, बट अभी भी कितना का हेडेक बचा हुआ है, 3,000 रुपए का। और पूरे साल में कितना का आपने दिया है, आउटस्टैंडिंग कितना है पूरे साल में, 15,000। यानी कि टोटल कितना हुआ आपका, टोटल बाकी कितना हुआ आपका पूरे साल का, एट दी एंड कितना हुआ आपका, 18,000 रुपया। 15,000 रुपया तो पूरे साल का दिया आपने, प्लस 3,000 रुपया अभी भी मिलना है। याद करो, मैंने जस्ट में डिस्कस किया था आपसे, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर निकालने के लिए क्या क्या होगा, वो पैसा जो पिछले साल का था मिला नहीं अभी तक, तो वो भी तो मिलना बाकी है ना।
वो भी तो मिलना बाकी है, तो उसको लेगा, कितना मिलना बाकी है अभी, 3,000 रुपया अभी भी पिछले साल का मिलना बाकी है, मतलब करंट ईयर में भी वो बाकी रह गया। और करंट ईयर में एक्स्ट्रा बाकी कितना का दिया आपने, 15,000 रुपए का, टोटल बाकी कितना का हुआ, 18,000 रुपया। तो आउटस्टैंडिंग एंड में ही एक ट्रिकी पॉइंट था, बाकी सब कुछ दिए हुई है ना, बाकी सब कुछ तो दिया हुई है। आउटस्टैंडिंग है तो बिगिनिंग आप लोग को पता ही है 8,000 रुपया, एट दी एंड 18,000 रुपया कैलकुलेट कर लिया। एडवांस रिसीव जो एट दी एंड है कितना रुपया है, 10,000 रुपया, और एडवांस जो आपको बिगिनिंग में मिला कितना रुपया है, 18,000 रुपया। बाकी तो आप जानते हो निकालना। बात समझ में आया आपको? क्योंकि करंट ईयर में अभी भी बाकी है ना 3,000 रुपया मिलना है अभी भी, तो वो भी तो अपन डालता है ना अक्रूवल, मिलना है रुपया अभी भी। अगर अपन वहां छोड़ देगा, अपन उसको छोड़ देगा पैसा को, तो हिसाब गड़बड़ हो जाएगा ना। हिसाब इसलिए गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि बाकी एक्चुअली में 15,000 रुपया नहीं है, 15,000 तो करंट ईयर में दिया आपने, अभी बाकी कितना टोटल कितना मिलना बाकी है हमको। लॉजिकली सोचो, आईएनडी में क्या रिकॉर्ड करता है अपन, जो पैसा मिलना है या देना है। लॉजिकली सोचो तो अपने आईएनडी में मिलना कितना है, 15,000 तो मिलना ही है, साथ में जो पिछले साल आपको 3,000 रुपया नहीं मिला उसको भी तो मिलना पड़ेगा। तो एट दी एंड कितना रुपया बाकी है आपका, 18,000। सही है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल पक्का, डन डस्टेड यहाँ तक, बिल्कुल ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था इसमें से, बाकी तो ऐसे कोई टफ है नहीं मेरे हिसाब से। टफ तो क्या है बोलेंगे, जो मैंने डिस्कशन किया उसी का पार्ट है, बाकी तो क्या सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगर आया, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस एट द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। इसमें क्या था, डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, पूरे साल का आउटस्टैंडिंग दे दिया, लास्ट का नहीं दिया हुआ है, तो वो लास्ट का निकालना पड़ेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर बाई चांस अभी भी डाउट है तो ये वाला क्वेश्चन पेपर के लिए पॉज करके देख लो, ठीक है, चलेगा पक्का 100%? ठीक है, अकाउंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। अकाउंट जो बना लिया बाद में, वो तो भैया फिर उसके बाद में उस मेथड से करता ही नहीं है अकाउंट जानने के बाद में, तो ठीक है ना। अकाउंट में क्या होगा भैया, अगर पहला समझो, बात समझो, अगर आउटस्टैंडिंग है, अगर क्या है आउटस्टैंडिंग या ड्यू है, तो वो एनजीओ के लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा, इट इज लाइक एन एसेट। अगर कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है या ड्यू है तो एनजीओ के लिए अच्छा है, एनजीओ के लिए एसेट है। और वही अगर एडवांस मिल गया तो हेडेक बढ़ गया, हेडेक अपने लिए क्या है, लायबिलिटी, ठीक है। एसेट्स हमेशा खुलता कहां से है, डेबिट साइड से, तो ये भी किधर से खुलेगा, डेबिट से। ओपनिंग बैलेंस कहां से खुलेगा, आउटस्टैंडिंग का, ठीक है, डेबिट साइड से, क्योंकि आउटस्टैंडिंग क्या है अपने लिए, एसेट। तो सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग क्या हो रहा है आपका, डेबिट, और क्लोज हमेशा एसेट कहां पे होता है, क्रेडिट साइड में, तो सब्सक्रिप्शन एट द एंड, ठीक है, बिल्कुल यहां तक। सॉरी, ठीक है। अकाउंट देखो पहले, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डिपेंड करता है, अगर कैलकुलेशन में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना ज्यादा इजी लगता है आपको, जिसमें मल्टीपल डेटा याद होता है ना, कभी कभी क्या होता है, मैं पूछता हूँ आपको, बताता हूँ। अगर सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर निकालने बोला आपको, तो वो स्टेटमेंट ज्यादा काम में आता है, पूरे साल में सब्सक्रिप्शन कितना है वो निकालने अगर बोला है, ज्यादातर ये काम है। ऑब्वियसली दिस कैन आल्सो बी हेल्पफुल, बट वो थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेशन है हल्का सा, बाकी बाकी कुछ है, तो आप वो ज्यादा यूज करते हो। अगर कुछ निकालने बोला, फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड निकालने बोला आपको, या एडवांस एट द बिगिनिंग निकालने बोला, इस टाइप का कुछ मिसिंग फिगर निकालने बोला ना आपको, तो इट इज डिफिकल्ट, आई एम नॉट सेइंग इट इज इम्पॉसिबल, इट इज ऑब्वियसली पॉसिबल टू कैलकुलेट इन दैट मेथड आल्सो। ठीक है, क्या हो गया आज, लाइट का बड़ा इशू आ रहा है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ सॉरी, कि इट इज पॉसिबल कि आप क्या करो, अकाउंट के थ्रू, सॉरी नॉर्मल लेजर के थ्रू जो आपने लिखा हमने, उसके थ्रू निकाल लो, ठीक है। नॉर्मल जब लिख के करते हो एट द एंड वाला पार्ट प्लस माइनस करके, बट अगर आप अकाउंट के थ्रू निकालते हो ना, तो इट बिकम्स कंपैरेटिवली इजियर, ठीक है। आज समझ में आया ना, तो दो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग यूज होता है, तो यू हैव टू बी स्मार्ट एनफ कि कौन सा मैं केस, क्योंकि अगर आप कभी अगर सब्सक्रिप्शन एट द एंड निकालने की कोशिश कर रहे हो ना, उससे निकालोगे ना तो टाइम लग जाता है आपको, क्योंकि दैट स्टेटमेंट इज डिजाइन्ड इन सच अ वे टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन ऑफ द एंटायर ईयर, उस हिसाब से इट इज बीन डिजाइन, ठीक है, समझ में। तो अकाउंट तो और सिंपल है, ठीक है ना।
अकाउंट तो और सिंपल है, दिख रहा है आप लोगों को? अकाउंट में क्या है, टी शर्ट अकाउंट है प्रॉपर्टी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या ड्यू है, मतलब पैसे मिलने हैं, एसेट है आपके लिए, और अगर एडवांस है तो वो क्या हो गया, लायबिलिटी है। एसेट हमेशा कहां से खुलता है, डेबिट साइड में, और क्लोज कहां से होता है, क्रेडिट साइड में। देखो ड्यू एट द बिगिनिंग, ड्यू एट द एंड। सिमिलरली एडवांस कहां से, ये अपने लिए हेडेक है, कहां से खुलेगा, क्रेडिट साइड से, और बंद कहां पे होगा, डेबिट साइड में, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अल्टीमेटली क्या है तुम्हारा, सब्सक्रिप्शन अल्टीमेटली तुम्हारा क्या है ना, इनकम अकाउंट हो गया तुम्हारा। तो अगर पैसे आए तो क्या होगा, पैसे आए तो क्या होगा, क्रेडिट साइड में आएगा। अगर पैसे आए तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। आरएनपी में क्या होता है, पैसे आते हैं कैश के फॉर्म में, ठीक है। और उस पैसे में जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या करेंगे अपन, उस पैसे को जो बच गया बैलेंस, उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं अपन, आईएनडी अकाउंट में। तो अल्टीमेटली आप मुझे नजर से देखो, नॉर्मल नजर से देखो, तो सब्सक्रिप्शन का जो पैसा था उसमें अगर पैसे आते हैं सब्सक्रिप्शन के नाम पे तो क्रेडिट साइड में आएगा, आरएनपी के फॉर्म में। बट अपन क्या करते हैं, उस पैसे को निकाल कर क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं कहाँ पे, आईएनडी अकाउंट में। तो कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन का बैलेंस कम हो रहा है ना, क्योंकि अपन उसको आईएनडी में ट्रांसफर कर रहे हैं। एक तो ये लॉजिक हो गया। सेकेंडली जो क्लोजिंग बैलेंस होता है अल्टीमेटली वो किधर जाएगा आपका, लॉजिकल। दोनों तरीके से बता दिया आपको मैंने, इसका हल्का का बेस में इशू है उसको भी बता दिया, इसका लॉजिकल है भैया, क्लोज तो होता ही अकाउंट, तो अल्टीमेटली क्लोज कहाँ होगा, आईएनडी अकाउंट में होगा, सीधी सी बात। दिक्कत प्रॉब्लम यहाँ तक ठीक है, इजी है। तो स्टेप अगर स्टेप डेटा दिया हुआ ना आपको क्वेश्चन में, ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना उसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, समझ लो आप लोग। ऐसे रहता है 2 साल का डेटा दिया हुआ रहता है, पूरे साल में सब्सक्रिप्शन इतना मिला आपको, 6,000 रुपए इंक्लूड करता है कितना साल का, पिछले साल का। सब्सक्रिप्शन एरियर्स फॉर द प्रीवियस ईयर्स रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब ये क्वेश्चन के ऊपर देखो क्या लिखा, आपको बनाना क्या है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। सब्सक्रिप्शन से एरियर्स एट द बिगिनिंग दे दिया आपको, एट द एंड दे दिया, एडवांस एट द बिगिनिंग दे दिया, एट द एंड दे दिया आपको, ठीक है। फिर नीचे क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट देखिए एक बार के लिए। इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ आपको, 2,10,000 रुपया, बराबर। तो ये आरएनपी अकाउंट चला गया, आपका अकाउंट बन रहा है या नहीं बन रहा है, सामने में क्वेश्चन लिखते थे अकाउंट बन रहा है या नहीं बन रहा आपका, कि कौन सा कहाँ कहाँ आ रहा है। फिर 6,000 रुपए क्या इंक्लूड कर रहे हैं आप, पिछले साल का एरियर्स बाकी था, ठीक है। और पिछले साल का ये भी बोल रहा है कि 4,000 रुपए का एरियर्स को क्या करना है आपको, राइट ऑफ करना, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, देखिए सीधी सी बात है, ठीक है। एट द बिगिनिंग कितना रुपया होगा आपका, शुरुआत में बाकी कितना दिखाएगा अपन, 20,000 रुपए तो बाकी दिखा रहा है, उसमें से माइनस कितना कर देगा अपन, 4,000 रुपया, क्योंकि अभी बोला क्या है, 4,000 रुपया क्या कर दिया है, राइट ऑफ कर दिया, बराबर क्या, ठीक है। 16,000 रुपया रहेगी आपका, ठीक है। फिर बाकी तो अकाउंट देखो, 2,10,000 रुपए यहाँ दिखा दिया आपने, एडवांस वाला पार्ट दिखा दिया आपने, एट दी एंड कुछ दिया हुआ नहीं है क्या, सब्सक्रिप्शन एट दी एंड 11,000 रुपए, ये होगा 11,000 यहाँ होगा, ठीक है ना। ओके फाइन एनफ, ठीक है। अब एट दी एंड कितना होगा, बता दो के लिए, एट दी एंड कितना होगा, एट दी एंड कितना होगा, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड कितना होगा, एट द बिगिनिंग समझ में आ गया ना कितना, क्योंकि शुरुआत पहले ही क्या बोल दिया, सब्सक्रिप्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर वे रिटर्न ऑफ, वेयर रिटर्न ऑफ, ठीक है। करना है करंट ईयर में तब तो अलग मुद्दा हो जाता, पिछले साल का पैसा क्या कर दिया, कितना रिटर्न ऑफ कर दिया, 4,000 रुपया, तो अपन आउटस्टैंडिंग कितना दिखाएगा, 16,000 रुपए। ये तो क्लियर है बिल्कुल। यहाँ पे आपको मैंने सवाल पूछा खाली, क्योंकि आपने एक पिछला सम भी किया था ना, तो मैं पूछ रहा हूँ कि आउटस्टैंडिंग एट दी एंड कितना है इसमें, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड कितना है आपका, 18,000 रुपए ही तो रहेगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एट द एंड तो क्लियरली दे दिया ना 18,000 रुपया। वो एडजस्टमेंट्स आप लोग तब करते हो जब आउटस्टैंडिंग पूरे साल का दिया हुआ रहता है, सब कुछ काट कूट के, जो पैसे मिलने हैं नहीं मिलने हैं सब मिला मिलू के कितना रुपया बच रहा है आपके पास में, 18,000 रुपया। ये तो कब का है, करंट ईयर का अपन ने निकाल लिया ना इसको, बात समझ में आया आपको। पूरे साल का अगर दिया हुआ रहता कि आउटस्टैंडिंग इतना है, ये है वो है, तब तो अपन एडजस्टमेंट करता। इसमें क्या दिया हुआ है, पूरे साल में, पिछले साल में पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद में आपके पास नेट में कितना रुपया बचा हुआ है,
18,000 रुपया, तो अपने को माथा लगाना ही नहीं है। समझ में आया ना? अपन पहले वाले केस में 20,000 रुपए में इसलिए एडजस्टमेंट किया क्योंकि उसमें लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर में कितना रिटर्न ऑफ करना है आपको, 4,000 रुपए, इसलिए करंट ईयर का बिगिनिंग में कितना पैसा बचेगा, खाली 16,000 रुपया। बात समझ में आ रहा ना? पिछले साल 20,000 में क्लोज कर दिया, अब करंट ईयर में जैसे ट्रांसफर करा था 20,000 रुपया को आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, तो कोई बोला कि भैया 4,000 रुपया घटाना है, तो अभी बिगिनिंग में कितना रुपया बचा है, 16,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट हुआ होगा, कुछ पैसा अभी भी मिलना होगा, सब मिला मिलो के एडजस्टमेंट करने के बाद में कितना रुपया देना है आपको, 18,000 रुपया। बात समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ फायदा आता है आपको, समझ रहे हैं? वैल्यूज डाल दिया आपने फटाफट, और उसमें आपको जो भी बैलेंसिंग फिगर है उससे आंसर आपको, देखो दो एडजस्टमेंट्स किया, दोनों में देखा जाए तो 90% चीजें सेम है, सिर्फ 10% अलग है। पहले वाले जो एग्जांपल दिया उसमें क्या देखा था अपन ने, पूरे साल में आउटस्टैंडिंग दिया था, इसके तो जो डायरेक्ट फिगर आउटस्टैंडिंग का दिया हुआ था एंड में वो अलग था, क्योंकि वो तो खरी करंट ईयर का दिया हुआ है कितना आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का भी जो बाकी है उसको भी ऐड करना बाकी है। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये देखा अपन। सेकंड में क्या देखा अपन ने कि पिछले साल का कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है जो करंट ईयर में करना था, ठीक है, उस केस में अपन क्या करेगा, करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग उससे ओपनिंग का जो आउटस्टैंडिंग है उससे क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। और अगर एंड का में दिया हुआ है तो विल अज्यूम व्हाट, कि सारे एडजस्टमेंट्स किए हुए होंगे। बात समझ में आया आपको? क्लियर है? ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो इस पे देखो क्या दिया, देखो हाँ, क्लब हैज हाउ मेनी मेंबर्स, 200 मेंबर, सब्सक्रिप्शन कितना रुपया है, तो आपको आईएनडी में कितना जाएगा एग्जैक्टली पता है कितना रुपया होगा, 200 इंटू 1000, क्योंकि तो मेथड नंबर 3 याद है ना, 3 मेथड दिखाया था आप लोग को, तो एग्जैक्टली कितना रुपया आना चाहिए आपके अकाउंट में, 2 लाख, तो यहाँ आईएनडी में आ गया। बात समझ में आ रहा है? इसमें आपको क्या पूछा है, देखो तो पेमेंट्स आ गया, और रिसेप्शन पेमेंट्स में कितना रुपया आया है, 2,05,000 रुपया। ठीक है, बराबर क्या, आउटस्टैंडिंग वगैरह दिया, मतलब आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है, निकल जाएगा क्या आंसर, आईएनडी का बैलेंस आ ही गया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का तो बिगिनिंग दिया हुआ आपका, एडवांस का पार्ट दिया हुआ ही आपका, ठीक है ना, ये देखो ये दिया हुआ है, तो बस क्या निकालना आपको, ओके, आज समझ में आया ना? तो इसमें क्या हुआ, आपका मिसिंग फिगर निकालना है। मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चंस में हमेशा क्या होता है, जो अकाउंट वाला होता है, ज्यादा आपको जल्दी देखो फटाफट आंसर मिलेगा आपको, उस तरीके से करते तो बहुत टाइम लगता है आपको करने में। हाँ हाँ कोई दिक्कत का बात नहीं कि पॉसिबल नहीं है, बोलोगे नहीं भैया पॉसिबल है, जैसे ये आईएनडी में जाएगा, इसका बैलेंस आ जाता, ऊपर का बैलेंस आ जाता आरएनपी वाला में, इस तरीके से आपको बैलेंस निकालना पड़ता मिसिंग फिगर। तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन दिक्कत होता है, बिकॉज प्लस कौन सा होगा माइनस कौन सा होगा, इसमें तो क्या सॉर्टेड हो गया ना, बिल्कुल इजी हो गया बिल्कुल मेथड। बात समझ, तो मिसिंग फिगर का जो क्वेश्चन आएंगे तो हमें अकाउंट मेथड करना है। ठीक है, समझ में आया? ये भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, चलेगा ना बिल्कुल यहाँ तक? ये भी देखो वही टाइप का क्वेश्चन है, देखो सब्सक्रिप्शन एट द एंड दिया हुआ है, ठीक है, फॉर द ईयर लिखा हुआ है, देखो ये क्वेश्चन देखो, सब ये भी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, कितना कितना दिया हुआ देखो, फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 दिया 1,600 रुपया, ठीक है, मतलब पूरे साल में मिला है तुमको इतना रुपया, मतलब आरएनपी में इतना रुपया तुमको मिला है, पिछले साल का तुमको मिला है 1,600 रुपया, करंट ईयर का तुमको मिला है 84,400 रुपीज, ईयर एंड का मिला है 32 रुपए। इसको करने का जो लोग आईएनडी का अकाउंट क्वेश्चन किया हुआ है, आपको पता होगा करने का 2 तरीका है, क्योंकि अपने को मतलब किससे, खाली करंट ईयर से। बात समझ में आया ना? तो करंट ईयर में चाहे आप शुरू का लो या नहीं लो, को फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि अपने को इससे मतलब अगर होगा तो करेगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं। कितने मेंबर्स है, 450 मेंबर्स है, पेमेंट कितना कर रहे हैं, 200 रुपया, यानी कि आईएनडी में कितना रुपया आएगा, 90,000 रुपया आएगा आईएनडी में। 1,800 रुपया कितना एरियर्स दिखा रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 1,800 रुपया पिछले साल का बाकी था, मतलब आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना है, 1,800 रुपया, मिला कितना है पूरे साल में उससे, 1,600, अभी बाकी कितना है 200, वो किसमें पार्ट बनेगा आपका, एट द एंड का पार्ट बन जाएगा। ठीक है ना? अब इसका ब्यूटी देखो, इसका ब्यूटी देखो, अगर आपने उतना दिमाग नहीं भी लगाया, अगर उस तरीके से अपन करता तो कर सकता, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अगर आपने दिमाग नहीं भी लगाया, देखो इसमें क्या है, आउटस्टैंडिंग आपने डाल दिया 1,800 रुपया, आईएनडी डाल दिया 90,000 रुपया, एडवांस का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, वो डाल दिया आपने, एडवांस एट द बिगिनिंग कुछ दिया हुआ नहीं है, आरएनपी का वैल्यू दिया हुआ ही है, आराम से टोटल कर दिया इसका, तो बैलेंसिंग फिगर क्या मिल गया आपको, समझ में आया? उस तरीके से भी अपन कर सकता है आराम से, और उसमें क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड को करेक्ट फिगर लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि उसमें जो भी वैल्यू आएगा उसको ऐड करना पड़ेगा आपको।
ठीक है, चलेगा यहाँ तक बिल्कुल। ये देखो, ये देखो, दो तरीका लिख दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, ऊपर 5800 लिखा था ना अपन ने। ठीक है, तो 90,000 रुपया मिला है, सॉरी 90,000 मिलना चाहिए था। ये तो हो गया अकाउंट के तरीके से। अकाउंट से कितना सिंपल तरीके से लिखा जाता है, देखो वही अगर अपन वैसे निकालता, देखो 90,000 रुपया मिलना था, मिला कितना 8400, तो 5600 तो तुमको करंट ईयर में बाकी है, प्लस 200 रुपया तुम्हारा कब का है, पिछले साल का। तो 5600 प्लस 200, इस तरीके से निकालना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन एग्जाम में, इसमें आप छोड़ दोगे, ये गलती नहीं करना है। ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट के थ्रू निकाल रहे हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी सब कुछ सही है, तरीका अपने आप निकाल लोगे। आपका सब्सक्रिप्शन को याद नहीं करना है, समझना है कि क्या निकालना है एंड गोल। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, हर एक क्वेश्चन एक अलग टाइप का क्वेश्चन। अगर इसका ही मैं कॉन्सेप्ट बोलूं, कम से कम 50 क्वेश्चन इसका बना सकता हूं आराम से। कभी इसका फिगर डाल दिया, कभी इसका नहीं डाला, कभी इसका थोड़ा मिक्स कर दिया, कभी एडवांस का नहीं लिखा, कुछ भी कर सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका समझ में आ गया कि एडवांस एट द बिगिनिंग का मतलब क्या है, एडवांस एट द एंड का मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग का मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब क्या है। क्लियर, बात समझ में आया आपको? आओ, ठीक है, ये था सब्सक्रिप्शन। एक काम करो ना आप लोग, ये कर लो, यही नहीं किया ना अपन ने, बाकी तो सारी डिस्कशन ये कर लो बस खाली। हम पानी लेके आया था फटाक से, ठीक है, फिर कंज्यूमेबल डिस्कस कर लेंगे।
अगर डाउट होता है एक बार सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चंस कर लेना, देख के जो नोट्स आपको दिया हुआ है ना एक बार देख लेना, कर लेना साथ में हाथ में, ठीक है। फिर भी डाउट होता तो बताना मेरे को, कुछ दिया हुआ नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, इस पे तो कंफ्यूजन क्यों हमको समझ में नहीं आया ना। अच्छा देखो ना, इसमें तो क्वेश्चन ही वही पूछा ना तुमको, एट द एंड तुमको निकालना है, तुम्हारा तो ना जब तुमको मिसिंग फिगर निकालना है, बाकी सब कुछ तुमको दे दिया। बिगिनिंग कैसे नहीं दिया, दिया हुआ ना बिगिनिंग, ये एडवांस नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं है वैल्यू, कहाँ निकालने बोला तुमको, ठीक है। अभी दिक्कत नहीं हो रहा ना। आओ अच्छा सुनो ना, ये जो आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट है ना, करंट ईयर का बनता है नहीं बनता है, ये तुमको सिमिलर जो है कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम में, ठीक है। मैं एक बार दिखाता हूं आप लोगों को, ये सब भी दिखाता आपको, ठीक है ना। ये सैलरी वाला पार्ट, ये सैलरी भी एग्जैक्टली वैसा ही है, बस सब्सक्रिप्शन का उल्टा होगा बस खाली, क्यों बोलो, ये सैलरी तुम्हारा क्या है, एक्सपेंस। वैसे उल्टा नहीं होगा, तरीका बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, बात समझ में आ रहा है। क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी एक एनजीओ के लिए क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कहाँ खुलता है, बंद कहाँ होता है, प्रीपेड किया तो क्या होगा, एसेट है, पहले डेबिट में खुला क्रेडिट में खुल गया। समझ में, आउटस्टैंडिंग इधर में सब्सक्रिप्शन का उल्टा होता है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इज व्हाट, अ रेसिप्ट अकाउंट, एन इनकम अकाउंट, और सैलरी क्या है, एक्सपेंस अकाउंट है। तो वही सेम अकाउंट करने का, स्ट्रेस नहीं लेने का। ये सब बोनस क्वेश्चन है, 2-2 मार्क का क्वेश्चन अगर आ गया तो तुम्हारा दिमाग लगाओ ही मत, करना है तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट स्टेटमेंट बना के, इसलिए दोनों तरीका लिख दिया मैंने। और ये किसी के लिए एप्लीकेबल है, सब्सक्रिप्शन इज अ कॉमन थिंग फॉर ऑल द इनकम्स, सब्सक्रिप्शन इज अ कॉमन थिंग फॉर ऑल द इनकम्स, मतलब जिस तरीके से आपने सब्सक्रिप्शन निकाला इनकम के तौर पे, वैसे ही आप कोई भी इनकम को कंसिडर कर सकते हो, जनरली नॉट आस्क्ड। एक्सपेंस कुछ भी हो, रेंट आ गया, सैलरी आ गया, कुछ भी एक्सपेंस आया, तरीका तो यही है अकाउंट बनाने का। एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो क्रेडिट में खोलने का, डेबिट में बंद करने का, एडवांस दिया तो डेबिट में खोलने का, क्रेडिट में बंद करने का। पैसा पे किया, पैसा पे किया, खर्चा दिया तो कहां आता है, डेबिट में, तो आरएनपी किधर आएगा आपका, डेबिट में। और जो ट्रांसफर करता है कहां जाएगा, आईएनडी में। एंड द अकाउंट जनरली एंट्री भी बोले तो क्या होगा, आईएनडी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, सॉरी सैलरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, ठीक है, बात समझ में आया आपको। तो आईएनडी टू सैलरी चलेगा, बिल्कुल क्लियर है। दैट मींस व्हाट, अपने जो भी बैलेंस था उसको कहां ट्रांसफर कर दिया अपन ने, आईएनडी अकाउंट, सिंपल। बात क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। सब्सक्रिप्शन में से थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि वो इनकम था, सैलरी में क्या है, इसका ऑपोजिट है, क्योंकि ये मैंने आपको मैकेनिकल तरीका अभी बताया हल्का सा एग्जाम्स के पहले, बट मैकेनिकल तरीका एक्चुअली में है या लॉजिकल है, तो बिल्कुल समझ में आ रहा है अच्छे से आप लोगों को, पता ना 100% क्लियर है तो ठीक है। डाउट्स चलेगा ना, ठीक है। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये है जो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ पे। फिर आईएनडी वाले क्वेश्चन है ये वाले, एकदम अगर फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग, अगर फर्स्ट करे तो तुम्हारा अभी हो गया थोड़ा क्वेश्चंस, तुम थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चंस कर लेना हल्का सा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसको फर्स्ट से शुरू करना है, इस वाले क्वेश्चन से। इसको करने से क्या होगा, टेम्पो बन जाएगा आपका। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आंसर इज नो, क्या पता आ भी सकता है, ये नेवर नो। ये वाले क्वेश्चन जो है ना, आपको आईएनडी निकालना है, आईएनडी बनाना है आपको स्टेप बाय स्टेप। फंड पहले बनाया, सब्सक्रिप्शन पहले किया, ठीक है। अब अगर आप लोग समझ चुके हो तो यू कैन स्टार्ट ऑफ डायरेक्टली आईएनडी एंड बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन। उससे क्या फायदा होगा कि दोनों हो जाएगा आपका, ठीक है। सुनो पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कंज्यूमेबल्स वाला पार्ट, उसके बाद आगे डिस्कस कर लेंगे फटाफट। और सुनो कंज्यूमेबल्स में क्या होता है, सुनो ना, कंज्यूमेबल्स इज अ टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन। बट क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है मशीन के ऊपर लगता है, तो कोई भी सामान को अगर अपन कंज्यूम कर लेते ना पूरे साल में, वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपन को 3 अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक है क्रेडिटर्स अकाउंट, एक है स्टॉक अकाउंट, और एक है आईएनडी अकाउंट। यस ऑब्वियसली क्रेडिटर्स अकाउंट तब बनेगा जब सामान को अपन ने बाकी में दिया। अगर सामान को बाकी में नहीं लिया है तो क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाने का दरकार नहीं है। कंज्यूमेबल का मतलब समझो क्या होता है, आपका स्पोर्ट्स मटेरियल आपने खरीदा, ठीक है, एग्जाम्पल 50,000 रुपए का आपने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा, ईयर एंड आते आते उस स्पोर्ट्स मटेरियल का वैल्यू जो है 40,000 रुपए हो गया। 10,000 रुपए क्या होगा, बॉल वॉल कम किया, ये हो गया। तो कभी कभी अपन सेल नहीं करते सामान, क्योंकि सेल अगर किया आपने स्पेसिफिकली तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि सेल ऑफ ये 50,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल आपने खरीदा अपना ऑर्फनेज के लिए, एनजीओ के लिए,
और लास्ट में जाके वो जो स्टॉक है वो 40,000 का रह गया, 10,000 रुपए क्या हो, कंज्यूम कर लिया, बच्चा लोग खेल लिया, ये खराब कर दिया, वो कर दिया, 10,000 रुपए का वैल्यू खत्म हो गया। तो कितना का कंजम्पशन किया उसको कैलकुलेट करना है। और खर्चा है अल्टीमेटली, तो खर्चा कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। मैं अकाउंट सुना रहा हूँ, उसके बाद का क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, चलेगा। एक एक अकाउंट को समझेंगे। बोलने में तीनों अकाउंट अलग अलग है, नजरों को अगर ठीक से रखोगे तो अकाउंट एक ही है। क्रेडिटर्स अकाउंट में दिमाग खोलो। ठीक है, अगर क्रेडिटर का सामान अपन ने, क्रेडिटर अल्टीमेटली क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी कहाँ से खुलता है और बंद कहाँ होता है। ठीक है, तो बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्रेडिटर्स का। ठीक है, अगर आपने एडवांस दे दिया सप्लायर को, किसको क्या दे दिया, एडवांस, तो वो हमारे लिए क्या है, एसेट। उसका एडवांस का अकाउंट कहाँ खुलेगा, एडवांस पेमेंट, यस। ठीक है, एडवांस अगर तुमने सप्लायर को किया तो अपने लिए तो एडवांस एसेट है। एसेट कहाँ खुलता है, डेबिट में। बंद कहाँ होता है आपका, क्रेडिट में। देखो 4 पॉइंट तो आपका ऐसी फटक से खत्म हो गया। ओपनिंग खोलना बंद, एडवांस खोलना बंद, खत्म। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ आएगा कि क्रेडिटर्स का बैलेंस इतना है, एडवांस इतना दिया आपने, तो उस पर स्ट्रेस नहीं लेना आपको। ठीक है, अगर आपने और भी सामान पूरे साल में, ये तो शुरुआत का और एंड का है ना, जो अभी डिस्कस किया तो शुरुआत और एंड का है। पूरे साल में अगर आपने क्रेडिटर्स से सामान लिया, सामान बाकी में लिया, तो आप मुझे बताओ, हमारी तरह सिंपल वाला अकाउंट में क्रेडिटर्स अकाउंट इज अ लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, तो अगर आपने पूरे साल में क्रेडिट पे सामान लिया तो लायबिलिटी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो किधर पुश करेगा, क्रेडिट साइड। तो बाई स्टॉक अकाउंट जो है, जो लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, उसका वो क्यों आया है, बिकॉज क्रेडिट परचेज किया आपने, बराबर, क्रेडिट परचेज किया आपने, सही बात है ना। अगर अपने सामान बाकी में लिया, अगर अपने सामान बाकी में लिया तो क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है। क्रेडिट बैलेंस अगर बढ़ेगा, क्रेडिट बैलेंस अगर बढ़ेगा, क्रेडिट बैलेंस अगर बढ़ेगा तो किधर पुश करेगा, क्रेडिट साइड पुश करेगा आपका, बराबर। तो स्टॉक अकाउंट में इसका मतलब क्या होगा, क्रेडिट परचेजेस। सिमिलरली अगर आपने पेमेंट किया क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर का बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा, क्रेडिटर का बैलेंस तो कम हो जाएगा ना, उनको कम रुपया देना है अभी, मतलब क्रेडिटर को पेमेंट करने से लायबिलिटी कम होता ज्यादा, कम हो जाएगा। कम हो तो किधर जाएगा, डेबिट साइड में। और अपन कैश लिखता है या आरएनपी लिखता है, तो टू आरएनपी हो गया, पेमेंट टू। सब कुछ शुरू में बन रहा है आपका, लास्ट में। ठीक है, समझ में आया आपको। आरएनपी बनने से पहले नहीं, आरएनपी में क्या पता पेमेंट आपने कर दिया हो, वो तो कैश अकाउंट है ना नॉर्मल, वो तो नॉर्मल कैश अकाउंट है, उसके हिसाब से अपन क्रेडिटर्स को एडजस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। बोलो बोलो बोलो, नहीं आएगा, 0 0 कुछ नहीं है, नहीं दिया हुआ नहीं आएगा। ठीक है, अपने तो एक्सटेंसिव पढ़ लिया, छोटा आएगा तो इजी है। नॉर्मली क्रेडिटर्स का अकाउंट खुला बंद हुआ, एडवांस दिया उसको खुला बंद हुआ, और सामान बाकी में लिया क्रेडिट साइड, पैसा पेमेंट किया डेबिट साइड, खत्म क्रेडिटर्स अकाउंट, कुछ नहीं है। क्यों आएगा, बाकी में अगर सामान लेता तभी तो क्रेडिट परचेज होता है, तभी तो क्रेडिटर्स बनता है। अगर कैश पे परचेज किया तो क्यों आएगा। ठीक है, बट अपन सामान तो परचेज कर लिया, क्या कर लिया, सामान तो परचेज कर लिया। सामान को इफेक्ट दिखाया क्या कहीं पे, नहीं दिखाया ना। सामान तो परचेज कर लिया क्रेडिट में, बट सामान को इफेक्ट दिखाया क्या, द आंसर इज नो। इससे अकाउंट में एक और अकाउंट इफेक्ट होता है जो कि है स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट अपने लिए जनरली ऐसे भी जरूरी है, ये स्टॉक कितना परचेज किया अपन पूरा साल में उसको निकालने के लिए, और पिछले पूरे साल में कितना आपने स्टॉक कंज्यूम किया है उसको निकालने के लिए भी क्या चाहिए, स्टॉक। मतलब मेन अकाउंट कौन सा है, स्टॉक ही है। बट क्योंकि अपन सामान को क्रेडिट पे परचेज कर रहा है, इसलिए अपन साथ में क्या बनाया, क्रेडिटर्स अकाउंट की तरह। क्लियर है, नहीं क्रेडिटर्स अगर सामान क्रेडिटर है ही नहीं कोई भी, तो क्रेडिट अकाउंट क्यों बनाएगा, तो नहीं बनाएगा। हाँ, अगर तुमने बाकी में सामान खरीदा तब तुम्हारा क्रेडिटर्स अकाउंट आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, एसेट का, खुलता कहाँ पे, डेबिट पे, बंद कहाँ होता है, नहीं क्यों बोलेगा परचेजेस। नॉर्मली स्टॉक, अपन नॉर्मल जब स्टॉक अकाउंट खोलेगा तो स्टॉक इज एन एसेट अकाउंट, तो एसेट का जो बैलेंस खुलेगा तो वो क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। जो लास्ट में बच गया वो क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर आपने और सामान परचेज किया किसके फॉर्म में, क्रेडिटर्स के फॉर्म में, ये वाला, ये दिख रहा है, ये स्टॉक अकाउंट जो परचेज किया आपने, ये क्या हो गया, क्रेडिट परचेज।
क्रेडिट परचेज करता है तो स्टॉक बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्रेडिटर्स के थ्रू आपने परचेज किया, क्रेडिट परचेज। सिमिलरली यू कैन आल्सो परचेज इन कैश। सिंपल सा बात है, क्या एंट्री आता? स्टॉक टू कैश। एंट्री तो यही आता, स्टॉक टू कैश। आपने स्टॉक परचेज किया किस में? कैश में। सिंपल सी एंट्री है, बट कैश की जगह क्या आ जाएगा? आरएमपी अकाउंट। ठीक है, तो क्या स्टॉक टू आरएमपी अकाउंट। वही अगर आपने स्टॉक को बेच दिया, एक सेकंड, आपने अगर स्टॉक को बेच दिया तो स्टॉक बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो किधर जाएगा? क्रेडिट साइड में। बढ़िया, ध्यान रखिएगा हमेशा, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, हमेशा जो स्टॉक है उसमें बिकेगा तुम्हारा बुक वैल्यू, क्योंकि अगर प्रॉफिट वगैरह कुछ हुआ तो किधर जाएगा वो? वेरी गुड। ठीक है, उसके बावजूद भी ये सारा एडजस्टमेंट आपने कर दिया। नॉर्मली पूरा बैलेंस क्या होना चाहिए था? सीडी। इसमें इसलिए ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है, इसीलिए इसमें सीडी का बैलेंस दिया हुआ रहेगा, क्योंकि मुद्दा सीडी निकालना ही नहीं है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना ही नहीं है। सवाल ही ये नहीं है। सवाल क्या है आपको? पूरे साल में आपने कितना स्टॉक को कंज्यूम किया। बात समझ में आ रहा है? अब समझो, पूरे साल में आपके पास में 1 लाख रुपए का स्टॉक, ठीक है, आपने एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा, कितना बच गया? 3 लाख रुपए का स्टॉक। ठीक है, 3 लाख का स्टॉक हो गया, और उसमें से आपने 1 लाख का स्टॉक बेच दिया। कितना स्टॉक बचना चाहिए था? 2 लाख। बट बैलेंस दिखा रहा है 1.5 लाख रुपया। बैलेंस कितना दिखा रहा है? 1.5 लाख रुपया। मतलब 50,000 का क्या कर दिया आपने? कंज्यूम कर दिया आपने, है ना? कंज्यूम मतलब क्या है? खर्चा। खर्चा किधर जाएगा अपने लिए? आईएनडी। तो देखो, जो भी बैलेंस कंज्यूम किया ना अपन ने, कंज्यूम पार्ट, वो किधर जा रहा है? आपका आईएनडी। ठीक है, और आईएनडी का अकाउंट इसके लिए बनाना पड़ेगा। तो क्या आएगा? एंट्री टू स्टॉक अकाउंट। नेचुरली देखो तो स्टॉक अकाउंट नहीं है, वो क्या अकाउंट है? एक्सपेंस अकाउंट है। तो 3 अकाउंट बनता है, एक है क्रेडिटर्स का अकाउंट, एक बनेगा आपका स्टॉक अकाउंट, और तीसरा क्या बनेगा? आपका आरएनडी अकाउंट। हाँ हाँ, ये रहा। ठीक है, ओके। स्टॉक कंज्यूम बोलो, स्टॉक अकाउंट बना लो, कोई बड़ा बात नहीं है, एक ही बात है, कोई दिक्कत क्या बात नहीं। ठीक है, चलेगा यहाँ तक? बिल्कुल ओके। ये अकाउंट में तुम्हारा कभी कभी 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये इसके बाद जो आपको नोट्स दिया हुआ है ना, आप पहले ये वाला सवाल ट्राई करना, पहले ये वाला। उससे क्या होगा? अकाउंट और क्लियर हो जाएगा आपके लिए। सोल्यूशन बिना देखे ट्राई करेगा ना तो इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर कोई कैश परचेजेस नहीं है, इसका मतलब क्या है? टू आरएनपी अकाउंट जो स्टॉक में था वो नहीं आएगा। बाकी तो बैलेंसेस दिया हुआ है आपको, बैलेंस डालो, कंज्यूम कितना हो गया निकाल लो। देखो इसमें वो स्टॉक का वैल्यू क्लोजिंग भी दिया हुआ है। समझ गया ना? सवाल आपसे पूछ ही क्या रहा है कि आपने पूरे साल में कितना कंज्यूम किया। ठीक है, ये क्वेश्चन एक ट्राई कर लो। सैलरी अपन ने डिस्कस कर ही लिया है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है आप लोगों को, जो लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, आईएनडी में वही डलता है जो कि आएगा। ठीक है, तो जो बैलेंसेस आएगा वो तो नॉर्मली आएगा, जो एडजस्टमेंट्स है उसको पहले टिक कर दो। जो भी एडजस्टमेंट है, ट्रिक बता देना आप लोग को, जो भी नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के थ्रू एडजस्टमेंट्स उसको क्या कर दो? अपन टिक करके रख दो, या मार्क करके रख दो, छोटा सा ध्यान रहेगा आपको कि वहां एडजस्टमेंट करना है आपको। ठीक है, जो अपन ने कॉन्सेप्ट किया उसी को अप्लाई करने का आईएनडी में मुश्किल से 5, 6 या से 10 एडजस्टमेंट होगा, मुश्किल से, उससे ज्यादा एडजस्टमेंट ही नहीं है। कौन सा? एक सेकंड। हाँ और उसमें जब क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं तब जो हम लोग जो लिखा है ना कि तो रिसीट एंड पेमेंट, तो उसमें तो ये जब क्रेडिटर को पे कर रहा है वो अमाउंट लिख देगा ना, और बस फिर ये स्टॉक अकाउंट में कैश परचेज कैसे आ जाएगा? क्योंकि स्टॉक को अपन क्रेडिट में भी परचेज कर सकता है, कैश में परचेज कर सकता है। तो स्टॉक में अगर अपन ने कैश में परचेज किया तो स्टॉक अकाउंट आएगा। ऊपर वाले केस में तो अपन क्रेडिटर का जो बाकी था रुपया उसको पेमेंट कर रहा था, नीचे वाले केस में अपन ने कैश में ही स्टॉक लिया, सामान को कैश पे खरीदा है। तो एंट्री क्या होता है? स्टॉक टू कैश। इसके जगह में क्या आएगा? स्टॉक टू आरएनपी। एक बार जाके इसका सम्स करने का, अगर कैश परचेजेस होगा तो फिर क्रेडिटर्स बनेगा नहीं, डायरेक्ट खाली तुम्हारा यही बनेगा स्टॉक अकाउंट। एक सेकंड। एक बार पहले आईएनडी का सम्स को प्रैक्टिस कर लो,
उसके बाद भी डाउट होता तो अपन डिस्कस करेगा। बैलेंस शीट के समय जो सम्स है ना, उसमें से ध्यान आपको ये रखना है कि हमेशा जो चीज बैलेंस शीट को भी अफेक्ट कर रहा है उसका वैल्यू डालने का उधर में, नहीं तो बैलेंस शीट मिलना मुश्किल है, जैसे अपन पार्टनरशिप वाला पार्ट में किया। ठीक है, इतना आप लोग प्रैक्टिस करो पहले।